जब उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं आया। क्या मैंने सुना है? लेकिन हाँ, यह बात सच थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मेरा खुशी के मारे बुरा हाल था कि मुझे वो लड़का मिल रहा है जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल हैं। मैं उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहती थी। जल्दी से ही अपना हाथ मैंने उसके हाथों में थमा दिया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। हम दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हर लड़की ही मुझे अब जलन की निगाह से देख रही थी, पर मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि मैंने जो चाहा था वो पा लिया था। मैं जानती थी कि मेरी शादी अब आशीष से ही होगी। आशीष ने मुझसे प्यार किया था। मैं जानती थी कि वह हुस्न पर मरने वाला मर्द था। मर्द को औरत की खूबसूरती काफ़ी भाती है और मैं भला की खूबसूरत। कोई भी मर्द मुझे देख लेता तो वो दूसरी तरफ जरूर मुझ पर अपनी नज़र जमाना चाहता। आशीष का भी यही हाल था। मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंदर से मैं बहुत डरी होती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है। लेकिन मैं क्या करती जब किस्मत में दौलत न लिखी हो तो अपनी खूबसूरती के तीर चलाने ही पड़ते हैं। इसलिए अब मैं अपनी खूबसूरती से मैंने उसका दिल जीत लिया था। आशीष मेरे लिए इतना बेकरार था कि वो मुझसे बार बार मिलने की बात करता था। मैं उसे यही कहती थी कि अभी थोड़ा सब्र कर लो, मुझे तुम्हारे पास ही आना है। इस पर वह कहता कि तुम मेरी ही अमानत हो, अगर तुम पहले मेरे पास आ जाओगी तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन मैं दिल में यही सोचती थी कि अगर मैंने उसे फंसाया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके इशारों पर नाचूंगी और ये गलत काम कर बैठूंगी। इसलिए मैंने पूरा पक्का कर लिया था कि मैं शादी से पहले उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। आशीष मुझसे नाराज हो गया था, लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। मैं बस यही चाहती थी कि एक दफ़ा शादी हो जाए और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। उसके बाद मैं उसको कभी नहीं रोकूंगी और इसकी ही मानूंगी। कुछ ही वक्त के बाद मेरी उसके साथ शादी हो गई थी। वो बहुत खुश था। दुल्हन के जोड़े में मैं गजब लग रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा तो उसकी आंखें की पलकें झपकना ही बंद हो गई थी। वो मुझे देखकर भूत बन गया था। मैं भी जानती थी कि मैं उसे हैरान कर दूंगी और वही हुआ था। मैं बहुत कमाल की लग रही थी क्योंकि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की उस वक्त कोई भी नहीं थी और मैं ही दुल्हन के रूप में आशीष की हो गई थी। उसने जैसे ही मुझे देखा तो रिश्ते के फौरन बाद ही मुझे एक होटल में लेकर गया। काफ़ी हैरान थी कि उसने सेहरा क्यों बांधा है, लेकिन शर्म के मारे मैंने घूंघट कर लिया है। इस तरह उसने भी मुझे चिढ़ाने के लिए सेहरा बांध दिया हो, क्योंकि यह रिवाज काफ़ी पुराना था। जैसे ही होटल गई तो मैंने इसका सेहरा हटाना चाहा। वो खामोश बस मेरे सामने बैठा हुआ। मैंने जैसे ही उसका सेहरा हटाया तो मेरे सर पर आसमान गिर गया, क्योंकि वहाँ आशीष नहीं बल्कि वहाँ तो मेरा अपना। सुबह के 8 बज रहे थे जब मैं शीशे के सामने खड़ी अपने सुनहरे बाल बना रही थी और साथ साथ अपने हुस्न को सराह रही थी। मेरी ये खूबसूरती ही मेरा बहुत बड़ा हथियार थी जिससे मैं किसी को भी मार सकती थी। मुझे बहुत नाज था। मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। मेरे पापा ही बस मेरे साथ थे, जो कि मुझसे काफ़ी प्यार करते थे। पापा बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए मैं जब घर से निकलती थी तो बहुत ही अच्छे तरीके के कपड़े पहनकर निकलती। लेकिन आज की रात तो मेरा मकसद ही कुछ और था, तो मैंने जल्दी से ही अपने बाल बनाए और अपने गुलाबी होठों को लाल रंग की लिपस्टिक में छुपा ली, जो मुझ पर काफ़ी जच रही। पापा की आवाज़ आई कि ऐश्वर्या बेटा, क्या कर रही हो? जल्दी करो, आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है। उनकी बात सुनकर तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि आज मेरी जॉब का पहला दिन था। मैंने जल्दी से खुद को एक नज़र देखा था। मैं बहुत हसीन लग रही थी। मुझ पर सुर्ख रंग का रेशमी कपड़ा काफ़ी जच रहा था। मैंने जल्दी से ही एक मुंह पर दुपट्टा बांध ली। पापा ने जैसे ही मुझे देखा कि मैं दुपट्टे में हूँ तो खुश होकर मेरे सर पर हाथ फेरने लगे कि बेटी, भगवान तुझे ऐसे ही रखे। मेरा वजूद शर्म से पानी पानी हो गया था। उनकी दुआएं अपने साथ लिए मैं घर से निकल गई थी। जैसे ही गली में पहुंची तो जल्दी से ही दुपट्टा खोल गली के नुक्कड़ में मंजीत मुझे देख रहा था, जो कि रोज ही चक्कर लगाता था। मुझे देखकर वो भी अपनी नज़र हटा नहीं पाया और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैंने जल्दी से ही अपना दुपट्टा गले में डाला और पैदल चलती रही। लेकिन मैं इतनी सख्त तो थी नहीं कि किसी भी इंसान की मुझे छेड़ने की हिम्मत ना होती। मैं जल्दी से अब इस बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर ही ये जॉब हासिल की थी। भगवान का आशीर्वाद था मुझ पर, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी जॉब मिली थी। लेकिन मैं और लड़कियों से अलग थी, मगर बाकी लड़कियों के साथ मेरा कोई माजरा नहीं था।
मैंने जैसे ही इधर उधर देखा तो काफी अजीब अजीब लड़कियां मेरे आसपास नजर आई थी, जो कि बहुत ही मॉडर्न थी। मैं तो खुद को कुछ भी नहीं समझ रही थी। वो लड़कियां तो अलग ही मुकाम रखती थी। मैं जैसे ही ऊपर पहुंची तो अचानक ही एक लड़की आई और मुझे अजीब नजरों से देखते हुए कहने लगी कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो जल्दी से अपने आप को समेटा और अंदर चली गई। जैसे ही बॉस को देखा तो मैं हैरान हो गई थी। वह बहुत हैंडसम था, लेकिन अपनी नज़र मैंने नीचे कर ली थी। मेरा दिल तो बहुत उछल कूद कर रहा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और इसे गुड मॉर्निंग किया था। इसने मुझे जवाब दिया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। साथ ही कहने लगा कि तुम बहुत शरीफ घर की लग रही हो, तुम्हें इस कंपनी में जॉब क्यों करनी है। मैंने उसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बस इसलिए जॉब करनी है। अभी मैं यही कह रही थी कि जब अचानक दरवाज़ा बजा और कोई अंदर आया था। वो अंदर आया था या कोई भूकंप, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो भी था इसने काफ़ी अफरा तफरी मचा दी थी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बहुत ही हैंडसम था, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझे न देखा और फौरन से ही एक चाबी ली और वापस चला गया। जब अचानक ही बॉस ने मुझे कहा कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं फौरन उससे कहने लगी कि बस मुझे जॉब की ज़रूरत थी और मुझे अपनी काबिलियत पर जॉब मिली है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका दिल जीत सकूं। मैंने बहुत मुस्कुराकर यह बात कही थी तो बॉस मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। वो 50 साल का था, लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत ही कम लग रहा था। इसने खुद को काफ़ी फिट रखा हुआ था। कहने लगा कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उम्मीद है कि इस कंपनी में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप अच्छा काम करके हमारा नाम बुलंद करोगी। मैं बहुत हैरान हुई थी कि वो तो मुझे बहुत इज्जत दे रहा है, लेकिन खुद से कुछ सोचते हुए मैंने जल्दी से ही अपना हाथ आगे कर ली। बॉस ने जैसे ही मेरा मुलायम हाथ देखा तो फौरन पकड़ लिया और मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जबरदस्ती अपना हाथ पीछे किया। जब वो कहने लगा कि सॉरी, मैं कहीं खो गया था, मैं जल्दी से ही वापस आ गई थी और अपने काम पर ध्यान देने लगी। आसपास की लड़कियों में खुसुर फुसुर होने लगी थी कि ये लड़की कहाँ से आई है और बॉस के साथ इतना फ्रेंक क्यों है। पर मैंने इनकी बातों पर ध्यान न दिया और अपने काम से काम रखने लगी थी। मुझे काफी अरसा गुजर गया था और मैं यही करती थी। मैं जब भी कंपनी से बाहर निकलती तो जल्दी से मुंह बांध लेती और इसी तरह घर से भी मुंह बांध कर निकलती और रास्ते में जाकर उतार देती थी। एक रोज अचानक ही मुझे बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने अपना बैग कंधे पर लटकाया और ऑफिस चली गई। जब अचानक ही मेरा पाँव फिसला, वो बैग मेरी बाजू से नीचे गिर गई। इसके साथ ही मेरा दुपट्टा भी गिर गया था, जिसके साथ ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। बॉस ने मुझे देखा तो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे। वह समझ गया था कि मैं क्या करती हूँ, तभी बोला कि तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम एक शरीफ लड़की हो, मैं पहले ही सब कुछ समझ गया था, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो हो तुम वही रहो। तुमने क्यों खुद को धोखा दे रही हो। उसकी बातें थी या कोई हथौड़ा जो मेरे सर पर लगा था। मैं भी हैरान हुई थी। सारी रात मैं यही सोचती रही थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कुछ करना है और मैं अपनी खूबसूरती के बलबूते पर ही कुछ कर सकती हूँ। मैं अब इस तरह ही ऑफिस जाती थी। मैं दुपट्टा नहीं बांधती थी, लेकिन बॉस को पता हो चुका था कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अचानक ही एक रोज मैं किसी से टकराई थी। मेरी नज़र सामने गई तो ये वो ही नौजवान था जो उस दिन जल्दी में था। जब मेरा पहला दिन था, मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। इसने बताया कि मैं आशीष हूँ, वो बॉस का बेटा है। मेरे सिर पर तो आसमान गिर गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह उस बॉस का बेटा है जो कि मेरे साथ इतना फ्रैंक है। और अब तो मेरा दिल उसकी तरफ जाने लगा था। इसी दिन से खुद को काबू में कर लिया था कि अब से मैं बॉस के साथ फ्रैंक होकर कभी भी बात नहीं करूंगी। मैंने जैसे अपनी सहेली को बताया, वह एक माह से मेरे साथ बैठती थी, इसलिए वो मेरी दोस्त बन गई थी। जैसे उसे बताया तो वो कहने लगी, हाँ वह आशीष है और यह बॉस का बेटा है। लड़कियां इसके पीछे पागल हैं, लेकिन ये लड़कियों को भाव नहीं देता है। लड़कियों को अपने साथ जरूर रखता है, उनसे दोस्ती तो करता है, लेकिन किसी से आज तक इसने कभी शादी का वादा नहीं किया। मैं उसकी बात पर बहुत हैरान हो गई। अब मैं ये जान गई थी कि अगर मुझे आगे कुछ करना है तो मुझे बॉस से नहीं बल्कि उसके बेटे से बनानी पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आशीष को अपनी तरफ करूंगी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि बॉस बीच में आ जाएगा। मैं अब आशीष के आसपास मंडराती थी। मुझे काफी मेहनत लगी थी, पर मैंने इसके दिल में जगह बना ली थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक रोज उसने सुर्ख रंग का ड्रेस मुझे तोहफे में दिया।
तो मैं काफ़ी हैरान हो गई थी क्योंकि आज तक इतनी कीमती ड्रेस मैंने कभी भी नहीं पहनी थी। जल्दी से अपना रूम लॉक करके मैं वो ड्रेस पहनने लगी तो इसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया कि कल ऑफिस जाकर उसका शुक्रिया अदा करूंगी। अगले दिन वही लाल ड्रेस पहनकर मैं ऑफिस चली गई। जैसे ही बॉस ने मुझे देखा तो वो भी यही कहने लगा कि ऐश्वर्या, तुम पर यह ड्रेस काफ़ी जच रही है। मैं उसकी तारीफ पर बहुत खुश हुई। इसके बाद मैं आशीष से मिली। उसने मुझे लाल ड्रेस में देखा तो काफी हैरान हुआ। वो बोला, ऐश्वर्या, तुमने ये ड्रेस कहाँ से लिया है और तुम पर बहुत शूट कर रहा है। मैंने जैसे इसकी बात सुनी तो हैरान हो गई थी। मुझे लग रहा था कि यह ड्रेस उसी ने मुझे दिया, लेकिन उसकी बातों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। परेशानी के आलम में मैं वापस घर आ गई। आदर्श मुझसे कहता था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब हमें इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। उसने जैसे यह बात की तो मैं उसके बात का मतलब जान गई थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि मैं अभी फ़िलहाल ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे पापा का इलाज करवाऊंगा। मैंने उसकी बात सुनी तो दिल तेज़ी से धड़कने लगा क्योंकि मैं जानती थी वो मुझे क्या कह रहा है और मुझसे क्या करवाना चाहता है। पर मैं कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती थी और अपने पापा के इलाज मैं इन पैसों से भूलकर भी नहीं करवा सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि अगर तुम सच में मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसने मेरी बात न मानी तो मैंने इससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसके साथ रहकर हद पार कर दूं। इसलिए मैं उससे मिलना बंद कर चुकी थी। लेकिन एक रोज वह कहने लगा कि ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर मैं काफी खुश हो गई थी। मेरा तीर सही निशाने पर लगा था। इसने अपने बाप यानी बॉस को बता दिया था कि मुझे इससे कोई इशू नहीं है कि वह बॉस का बेटा है। एक रोज आशीष कहने लगा कि मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। इसने हमारी मीटिंग रख दी थी। हम दोनों एक ही कैफे में चले गए थे। बॉस ने जैसे ही मुझे देखा कहने लगा, ऐश्वर्या, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मैंने जैसे उसकी बात सुनी तो काफी हैरान हुई और कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। ये तो आशीष है जो मुझसे शादी करना चाहता। बॉस कहने लगा कि ऐश्वर्या, देखो, तुम बहुत शरीफ लड़की हो, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। मेरा बेटा काफी शैतान है, वो इंसान नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इसके रास्ते से दूर हो जाओ। मैंने उसकी बात सुनी तो इसे कह दिया कि मैं आशीष से मोहब्बत करती हूँ और वो मुझे कबूल है। वो कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल देता हूँ। मैं तुम लोगों की शादी में भी शामिल नहीं होऊंगा। मैंने उसकी बात सुनी तो काफी हैरान हो गई, पर जान ना सकी आशीष आखिर ऐसा क्या करता है कि बॉस उसकी शादी के लिए तैयार नहीं। मैं काफी कंफ्यूज हो गई थी। एक रोज मैंने अपनी सहेली से पूछा तो बताने लगी कि आशीष की दोस्ती बहुत सी लड़कियों के साथ है और बॉस को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वह कह रहा है कि तुम इसके बेटे से शादी ना करो क्योंकि तुम इसे बहुत शरीफ लगती हो। जैसे यह बात सुनी तो यह बात मुझे काफ़ी फिजूल लगी। मैं इस बात की वजह से आशीष से दूर नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं हर हाल में उससे शादी करूंगी। ये बात सच थी कि आदर्श की दोस्ती बहुत सी लड़कियों के साथ थी। मैं जब भी उससे बात करती तो कोई ना कोई लड़की इसकी दोस्त के नाते इसके साथ बैठी हुई थी और वो मुझसे यही कहता कि बस मैं तो सिर्फ दोस्त की हद तक ही लड़कियों के साथ रहता हूँ और तुम तो मेरी होने वाली बीवी ही हो और तुम्हारा अलग मुकाम होगा। शादी के दिन करीब आ गए थे। आशीष अब भी मुझसे मिलने को बोलता था कि तुम एक दिन के लिए मेरे पास आ जाओ और मेरे पास रहो, लेकिन मैं उसे इनकार कर देती क्योंकि मैं जानती थी कि इसकी क्या नीयत है। मैं बस शादी का इंतजार कर रही थी क्योंकि शादी के बाद इसके साथ एक बंधन में बन जाऊंगी और फिर बीवी की हैसियत के साथ इसके साथ रहूंगी। मैंने बहुत सब्र किया था, लेकिन आशीष काफी उत्सुक था। पर जैसे शादी का दिन करीब आया तो इसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे उसे मैसेज किया कि ये क्या हरकत है, तो कहने लगा, जिस तरह शादी के वक्त दुल्हन दूल्हे से मुंह छिपाती है, इसी तरह यह भी रस्म है, दूल्हे दुल्हन से अपना चेहरा छुपाए। इसकी यह रस्म मुझे समझ न आई। वह जैसे ही दूल्हा बना तो इसने अपने चेहरे पर सेहरा सजाया हुआ था। चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। हमारा शादी हो गया था। मैं भी बहुत खुश थी और मैं चाहती थी कि मैं आशीष को खुश रखूं, लेकिन उसका चेहरा तो छुपा हुआ था
वो मुझे एक होटल में लेकर गया था। अभी भी इसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। रूम में गई तो जल्दी से ही उसके चेहरे से सेहरा हटा दिया था, लेकिन सामने मेरी नज़र जब बॉस पर पड़ी तो मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मैं एक ही जगह पर सुन्न हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा जिसे शादी हुआ है वो आदर्श नहीं बल्कि उसका बाप यानी कि मेरा बॉस है। इतना बड़ा धोखा मिला था। मैंने एक ही झटके से अपनी बॉस को खींच कर थप्पड़ मारा और कहने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने आशीष की जगह ले ली। मैं जानती थी कि तुम मेरे पीछे पड़े हो और तुमने आखिर यह गंदा काम कर ही दिया। शर्म नहीं आती? तुम अपने बेटे की उम्र की लड़की के साथ शादी कर चुके हो। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तुमने मुझ पर गलत नजर रखी। अभी मैं इतना कह ही रही थी जब उसने मुझे धक्का दिया और मैं बिस्तर पर गिर गई थी। अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करता, इसका मोबाइल बजने लगा था। मैंने सुख का सांस लिया था क्योंकि मैं जानती थी कि वह क्या करने वाला था। मुझे कहने लगा कि आज तो तुम बच गई, लेकिन ज्यादा देर तक तुम मुझसे बच नहीं सकोगी। साथ ही वह वहां से चला गया। उसने उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि यह कौन सा होटल था, क्योंकि मैं इतनी खुश थी कि शादी के बाद मैंने होटल का नाम भी नहीं पढ़ा था। मोबाइल फोन देखने लगी थी, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था जो मैं आशीष को फोन करती। मुझे उसका नंबर जुबानी याद था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, मेरे पास तो कोई मोबाइल ही नहीं था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। इस होटल के कमरे में कोई फ़ोन भी नहीं था कि मैनेजमेंट को कॉल कर सकती। मैं काफ़ी बेबस हो गई थी। अचानक ही मुझे खिड़की दिखाई। मैंने जैसे ही खिड़की के नीचे से देखा तो ये बहुत ऊंचाई पर कमरा था। मैं छलांग भी नहीं लगा सकती थी। अचानक ही मुझे ख्याल आया और मैं खिड़की से उतरकर टेरिस की तरफ चली गई। मैंने दूसरे टेरिस पर आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि कोई है। मैंने 3-4 दफ़ा ये कहा जब अगले ही पल एक औरत वहां से आई। इसने मुझे देखा तो काफ़ी परेशानी के आलम में मुझसे कहने लगी, क्या हुआ है लड़की, इतनी आवाज़ लगा रही हो, ये रात का वक्त है। जैसे उसने यह कहा तो मैं उसे कहने लगी कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे एक फ़ोन चाहिए, मुझे किसी को कॉल करनी है। जब वो कहने लगी कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ, क्या पता ये तुम्हारा कोई प्लान हो और तुम कोई एजेंट हो, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने इसे काफ़ी यकीन दिलाया। इस औरत ने वो मोबाइल अपने ही पास रखा, जबकि इसका स्पीकर ऑन कर दी। मैंने जैसे ही नंबर मिलाया तो इसने वो नंबर डायल कर दिया। जब दूसरी तरफ आशीष ने फ़ोन उठाया तो उसे बोलने लगी कि आशीष प्लीज़ मेरी बात सुनना, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दूसरी तरफ से वो कहने लगा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। बाकी लड़कियों की तरह तुम भी मेरे सौतेले पापा के पास चली गई। मैंने जैसे उसकी बात सुनी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने फौरन ही उसे कहा कि नहीं आशीष, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया है। मैं नहीं जानती कि मेरी शादी उनसे कैसे हुआ है। मैं तो बस तुमसे शादी कर रही थी और अभी तक मैं इसी बात पर खुश थी कि मेरा शादी तुमसे हो गया। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पापा के चेहरे से वह सेहरा हटाया तो यह देखकर हैरान हो गई थी कि तुम्हारी जगह वो है। उसने मेरी बात सुनी तो शुक्र है उसे मुझ पर यकीन आ गया था। मैंने इस औरत से होटल का नाम पूछा तो उसने होटल का नाम बता दिया। आशीष फौरन ही मेरे पास आ गया। उसने दरवाजा खुलवाकर मुझे आजाद कर दिया था। तब उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आशीष यकीन दिलाने लगा कि तुम फिक्र न करो, तुम आजाद हो। तुम्हारी शादी मेरे पापा से नहीं हुआ है। वो ऐसा ही करते हैं, उनका एक धंधा है और लड़कियों को फंसाते हैं, फिर नकली शादी करके उन्हें अपने साथ रखते हैं। तुम बच गई हो, तुम शुक्र करो। मैंने जैसे उसकी बात सुनी तो सुख का सांस लिया था और इसकी मिन्नतें करने लगी। आशीष, तुम ही मेरी इज्जत बचा सकती हो। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया था, जैसे वह ये सब नहीं करना चाहता। लेकिन इसकी क्या वजह थी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं काफी हैरान हुई थी। इसने मुझे मेरे घर पर उतार दिया। पापा ने जैसे ही मुझे देखा तो हैरान हो गए थे और कहने लगी, बेटी क्या हुआ, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम ऐसे हालत में वापस आ गई। मैंने उन्हें जैसे ही बताया कि मैंने आशीष से शादी की थी, लेकिन उसके चेहरे के पीछे जो था वो आशीष का सौतेला बाप था। जैसे यह बात सुनी तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं बेहोश हो गए। मैंने फौरन आशीष को कॉल मिलाई। वह जैसे ही आया तो पापा को अस्पताल ले गया। उसने मेरे पापा का सारा इलाज करवाया था। मैं बहुत रोई थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे मैंने अपने पापा को धोखा दिया है।
इस वक्त मैं अस्पताल में बैठकर रो रही थी जब अचानक ही पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने देखा तो वो आशीष था। इसने मुझे हौसला दिया कि ऐश्वर्या चुप हो जाओ, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। मैंने उनका इलाज करवा दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने आशीष का शुक्रिया अदा किया था। इसका हाथ थामा और कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे इंसान, बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। तुम क्यों नहीं मुझे अपनाते? तुम क्यों इनकार कर रहे हो? शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मेरी बात सुनकर इसने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है। जब डॉक्टर आया उसने कहा कि आपके बाप को होश आ गया है। यह खबर मेरे लिए काफी खुशी की थी। मैं दौड़ी दौड़ी उस कमरे में चली गई जिधर मेरे पापा एडमिट हैं। मैंने अपने पापा को देखा तो वो मेरा ही नाम ले रहे थे। मैं उनके पास चली गई। आशीष भी मेरे साथ ही था। पापा ने मेरा हाथ थामा और दूसरी तरफ आशीष को अपने पास आने का इशारा करने लगे। आशीष उनके पास आया तो पापा ने एक हाथ से उसका हाथ थाम लिया। पापा ने हम दोनों को एक दूसरे के हाथ में दे दी और कहने लगी कि आशीष प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो। शायद ये मेरी आखिरी सांसें है, इसके बाद मैं अपनी बेटी को खुश नहीं देख सकूंगा। मैं ये नोट कर रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। आशीष ने जैसे मेरे पापा की बात सुनी तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो वैसे ही बाहर निकल आया था। इसने कोई जवाब न दिया। अगले ही लम्हे पापा का चेहरा मुरझा चुका था। पापा का हाथ बेजान होकर एक तरफ को गिर गया। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। आशीष मेरी चीख सुनकर वापस आया, इसलिए जैसे ही पापा को देखा तो इसने पापा की आंखें बंद कर दी। मैं जान गई थी कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आया। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दी। आशीष ने मुझे काफी हौसला दिया। 3 दिन ऐसे ही गुजरा। मैं शोक में डूबी हुई थी। मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। आशीष ही मेरे साथ था जो मुझे सहारा दे रहा था। मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। मुझे अस्पताल ले जाता और मेरी दवा लेकर आता था, लेकिन मैं जब भी अपने घर जाती तो आसपास के लोग मुझे अजीब नजरों से देखते। एक दफा मंजीत ने जैसे मुझे आशीष के साथ देखा तो इसने यह अफवाह पूरे मोहल्ले में फैला दी कि मेरा आशीष के साथ चक्कर है। मोहल्ले के लोग मुझे कहने लगे कि तुम जैसी चरित्रहीन लड़की हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकती, और मुझे मोहल्ले से निकालने लगे थे जब अचानक ही आशीष ने उन सबके सामने ऐलान कर दिया था कि ये मेरी होने वाली बीवी है, कोई इस पर उंगली नहीं उठाएगा। जैसे उसकी बात सुनी तो काफी हैरान हो गई थी। मैं नासमझी आलम में आशीष की तरफ देख रही थी, लेकिन वो बहुत ही सीरियस होकर यह बात कह रहा था। कुछ ही देर बाद आशीष ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो हैरान हो गई थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं तुमसे शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो रुतबा नहीं दे सकूंगा जो एक बीवी का होता है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने इसे हाँ कर दिया था। कुछ देर बाद हमारा शादी हो गया। उसका अभी भी वैसे ही उठना बैठना था। वो लड़कियों के साथ दोस्ती करता था। यह चीज़ मुझे पहले तो अजीब नहीं लगती थी, लेकिन कुछ वक्त के साथ साथ मुझे यह एहसास होने लगा था कि मैं इसकी बीवी हूँ, इसे दूसरी लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे ही एक रोज उसे कहा कि, तो वो कहने लगा तुम्हें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो इसे फौरन कहने लगी कि अगर ये सभी चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी। एक रोज अचानक ही मेरी तबीयत बिगड़ी थी। मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे यही लगा कि मैं उम्मीद से हूँ। मैंने जैसे ही आशीष को बताया तो वह हैरान हो गया। इसने मुझे तलाक की धमकी दी थी और कहने लगा था कि तुम एक चरित्रहीन लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने जैसे उसकी यह बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने गलत सुन लिया हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस रोज मेरा दिल टूट चुका था। मैं वापस अपने घर आ गई थी। मैंने भी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया था। 5 दिन ऐसे ही गुजर गए। आशीष ने मुझसे बात तक करने की कोशिश न की। छठे रोज वो आया तो कहने लगा, ऐश्वर्या मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं दे सकता। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी कि तुम पेट से हो तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे अंदर खराबी है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने जैसे उसकी बात सुनी तो मेरा चेहरा उड़ चुका था। लेकिन यह बात सच थी कि मुझे अपने अंदर अजीब सी बदलाव महसूस हो रही। मैंने आशीष से कहा कि जरूरी नहीं कि तुम बाप नहीं बन सकते, क्या पता कोई गलतफहमी हुआ हो। इसने मेरी बात सुनी तो कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो तुम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लो। मैंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई। मैंने जैसे ही आशीष को बताया तो वो इसे खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं हैरान थी कि वो इतना यकीन से कैसे कह सकता है कि मैं बाप नहीं बन सकता।
मैंने उससे जैसे पूछा तो वह कहने लगा कि मैं 8 साल का था जब मेरे पापा का देहांत हो गया था। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरा सौतेला बाप वही है जो एक कंपनी का बॉस था। वो मुझ पर काफी जुल्म करता। उस जुल्म की वजह से मैं दिमागी मरीज का शिकार हो गया था। मेरी हालत बिगड़ गई थी, लेकिन सौतेले बाप को मुझ पर तरस नहीं आया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी अलग दुनिया में जीऊंगा और इसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था। वो मुझे रोज ऐसी दवाई दूध में मिक्स करके पिलाता था जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था। मैं इस दिन काफी तड़पा था क्योंकि मुझे धोखा मिला था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने सौतेले बाप से दूर ही रहूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सौतेले बाप के पास मेरे सगे बाप के शेयर थे। वो मुझे चाहिए थे, इसलिए मैं इसके साथ रहता था। लेकिन मैंने इसे यही दिखाया था कि मैं इसकी कंपनी में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता, और मैं इसी वजह से उसे दिखाने के लिए लड़कियों के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती रखी, ताकि इसे यही लगे कि मेरी दोस्ती तो लड़कियों के साथ है और मैं अपने इस कंपनी में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि मेरे सौतेले बाप ने लड़कियों के साथ बहुत गलत करता, बल्कि लड़कियां खुद उसके पास जाती हैं क्योंकि वह काफ़ी पैसे देता था। उसी वक्त मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। मैं जान गया था कि तुम्हारे साथ भी यही सब होने वाला है, लेकिन तुम फिर मेरी तरफ होने लगी। मुझे देखकर खुशी हुई थी, लेकिन मैं तुमसे शादी का वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी लड़की के साथ भी ऐसा नहीं करता था। मैं तो बस लड़की से इसलिए दोस्ती करता था ताकि अपने सौतेले बाप को दिखा सकूं, और जैसे ही लड़की मेरे और करीब आने लगती तो मैं उससे दूर हो जाता। और हाँ, यह बात थी कि मैं तुमसे भी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा था कि वक्त आने पर तुम पीछे हट जाओगी और शादी नहीं करोगी। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि मेरा सौतेला बाप इस चीज़ का फायदा उठाएगा और वो मेरी जगह तुम्हारे पास आ जाएगा। इसे मालूम हो गया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए इसने नज़र रखी। मेरी शादी का दिन आया तो मेरी जगह तुम्हारे पास आ गया। इस तरह इसने तुमसे नकली शादी कर लिया। मैंने जैसे ही आशीष की बात सुनी तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मैंने भगवान का शुक्र किया कि मैं बच गई। मैं आशीष के साथ काफ़ी अच्छा ज़िंदगी गुजारने लगी थी। कुछ अरसे बाद भगवान ने हमें बेटा दिया था। मेरे पति की अपनी अलग कंपनी थी। इसने अपने सौतेले बाप से वो शेयर भी वापस मिल गए थे। इसने अपना कारोबार भी शुरू कर लिया था, और मैं दिन रात यही दुआएं करती थी कि इसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आशीष की इज्जत मेरी नज़र में और भी बढ़ गई थी। मैं इसे काफ़ी बुरा इंसान समझती थी, लेकिन मैं जान गई थी कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, और दरअसल बुरा इंसान तो इसका सौतेला बाप यानी कि मेरा बॉस था। इंसान को दूसरे इंसान को समझने में गलती हो जाती है। मुझसे भी यह गलती हो गई थी, पर मैं खुश थी। इसके बाद ही पुलिस ने मेरे पति के सौतेले बाप को गैरकानूनी काम की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।